नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है साइप्रस विवाद। क्या है ये साइप्रस विवाद जो साइप्रस और तुर्की के मध्य काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, और इस विवाद में ग्रीस की क्या भूमिका है, साथ ही यूएनओ की भी क्या भूमिका है इस विवाद से, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत जैसा देश इस विवाद को किस तरीके से देख रहा है, क्या ये उसके हित में है या नहीं है। इन सभी बातों का अच्छे से आज हम लोग जिक्र करेंगे। साथ ही साइप्रस के ऐतिहासिक पहलू को भी समझेंगे ताकि इस पूरे विवाद को अच्छे से समझा जा सके। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट का डिस्कस कर लें। साइप्रस विवाद जो तुर्की और साइप्रस के मध्य चल रहा है और इसमें ग्रीस की भी भूमिका है, इसीलिए कुछ बेसिक पॉइंट्स। जो वर्तमान में तुर्की है उसकी राजधानी अंकारा है, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रेसेप तैयब एर्दोगन। और जो साइप्रस देश है उसकी राजधानी निकोशिया है, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम निकोस एनास्तीसेदेस है। साथ ही ग्रीस की राजधानी एथेंस है, और वहाँ के जो पीएम है उनका नाम है कायरियाकोस मित्सोटाकिस। इसके साथ ही जो ग्रीस देश है, ग्रीस देश विश्व में किस जगह अवस्थित है इसे पहले समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे ये विश्व का नक्शा है और इस मैप में यानी नक्शे में हम देख रहे हैं ये यूरोपियन देश है, और इस यूरोपियन देश के दक्षिण भाग में मेडिटेरेनियन सी है। इस मेडिटेरेनियन सी के जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में एक छोटा सा क्षेत्र है जिसका नाम है साइप्रस, जो कि एक देश है। ठीक, इस साइप्रस की अगर चौहद्दी की बात करें तो ये जो साइप्रस है देख रहे हैं इधर, इसकी राजधानी निकोशिया और ये है साइप्रस। और साइप्रस के उत्तर में तुर्की है जिसकी राजधानी अंकारा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। साथ ही इसके पूरब की बात करें, साइप्रस के पूरब में सीरिया है और साइप्रस के दक्षिण में इजराइल देश है। ठीक है, साइप्रस के बारे में कुछ और फैक्ट। राजधानी के अलावा अगर राजभाषा की बात करें तो साइप्रस की राजभाषा ग्रीक और तुर्किश, यानी वहाँ पर ग्रीक लैंग्वेज और तुर्किश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज चलती है। वहाँ की मुद्रा यूरो है, और वहाँ के जो निवासी हैं जो वहाँ पर निवास कर रहे हैं वो ग्रीक साइप्रियोट हैं और तुर्किश साइप्रियोट हैं, यानी तुर्की मूल के भी हैं और ग्रीक मूल के भी हैं, जिनका नाम क्या है, ग्रीक साइप्रियोट और तुर्किश साइप्रियोट। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके ऐतिहासिक पहलू को समझते हुए बता रहा हूं। अगर साइप्रस का इतिहास देखिएगा तो इतिहास में हम लोग अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ते हैं, यानी सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं, महान सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर का जो क्षेत्र था, जो उसका आधिपत्य था विश्व के कई क्षेत्रों में था। जब सिकंदर का जो साम्राज्य चल रहा था, इस साम्राज्य के तहत निकोशिया भी आता था, यानी हम ये कह सकते हैं कि साइप्रस सिकंदर के अधीन था एक समय में। आगे चलकर जब देखते हैं हम इन्हीं क्षेत्र में रोमन साम्राज्य जब आता है, ये रोमन साम्राज्य का मैप है। इस रोमन साम्राज्य के मैप में देखते हैं कि ये जितने रेड कलर का आप लोग देख रहे हैं ये सारा रोमन अंपायर है, और रोमन अंपायर यानी रोमन साम्राज्य में भी ये साइप्रस जो है आता था, यानी रोमन के अधीन भी साइप्रस रहा है। इसके अलावा 15वीं शताब्दी तक हम लोग देखते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य का आधिपत्य भी मध्य एशिया के कई देशों में होता है, और ऑटोमन साम्राज्य जब आता है तो उसका आधिपत्य हो जाता है किस पर, साइप्रस पे, यानी साइप्रस ऑटोमन साम्राज्य के अधीन भी रहा है। आगे चलकर हम देखते हैं जब ऑटोमन साम्राज्य धीरे धीरे अपने पतन की ओर जा रहा था, और आधुनिक समय में जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने विश्व के कई देशों पर अपना जो है आधिपत्य जमा रखा था, या तो अपना उपनिवेश बना रखा था, या अधिराज्य बना रखा था, या संरक्षण के तौर पर उस पर कब्जा कर रखा था। तो उसी प्रकार जब ऑटोमन साम्राज्य ढह रहा था तो ब्रिटिश आर्मी ने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ऑटोमन साम्राज्य से एक संधि की थी कि साइप्रस जैसे क्षेत्र पर आपका आधिपत्य रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी भी रहेगी। ऑटोमन साम्राज्य ने इस डील को मान भी लिया। आगे चलकर जब देखते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, पतन हो जाता है उसका, तो साइप्रस पर
ब्रिटिशर्स का जो है पूरी तरीके से कब्जा हो जाता है। और आधुनिक समय में, यानी 1960 की बात कर रहा हूँ, 1960 का जब दशक आता है तब यह साइप्रस देश जो है वह स्वतंत्र होता है और 1 अक्टूबर को वहाँ के निवासी जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 1961 आते आते यानी आज़ाद होने के 1 साल बाद जो साइप्रस देश है वो राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य भी बन जाता है। लेकिन 1974 का एक ऐसा समय आता है जो साइप्रस के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये वही विवाद है 1774 में जो सैन्य तख्ता पलट हुआ था और तुर्की ने इसके कुछ क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया था। इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। हालांकि 1 मई 2004 को देखा जाता है कि यूरोपियन यूनियन का देश का जो है ये सदस्य बन जाता है साइप्रस। अब 1974 के केस को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो साइप्रस है, साइप्रस में 2 प्रकार के मूल निवासी हैं, एक ग्रीक साइप्रियोट और एक तुर्किश साइप्रियोट। तो ये जो ग्रीक साइप्रियोट हैं इनका संबंध ग्रीस देश से है। ठीक हुआ ये 1974 में जो ग्रीक साइप्रियोट थे, ग्रीक बोलने वाले लोग थे, वे चाहते थे कि जो ग्रीस की राजधानी एथेंस है, एथेंस में जो सैन्य सरकार बैठी हुई है उनकी मदद से हम यहाँ पर तख्ता पलट करें और पूरे क्षेत्र में से तुर्किश को हटा दिया जाए। ओनली यहाँ पर क्या हो, ग्रीक समुदाय का ही दबदबा रहे। अब इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए तुर्की ने क्या किया, 1974 में साइप्रस पर अटैक कर दिया और अटैक करने के साथ ही उसके ये रेड कलर का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, इस पूरे रेड कलर वाले इलाके पर तुर्की ने क्या किया, अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, और कब्जा करने के बाद तुर्की ने इसका नाम क्या दिया, तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, यानी कि TRNC, जो कि 35% है। यानी हम ये कह सकते हैं कि तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस में तुर्की का जो कब्जा है वो कितना प्रतिशत है, 35%। शेष नीचे देखिए, ये जो शेष देख रहे हैं ये, इसे रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहा जाता है, जो कि 59% है। ये रियल साइप्रस। यूएनओ ने जो है इसको मान्यता दे रखी है। याद रखना, यूएनओ ने किसको मान्यता दे रखी है, ये 59% वाले एरिया को दे रखी है। तुर्की वाले को मान्यता यूएनओ ने नहीं दी है। इसके अलावा अभी भी 100% नहीं हुआ है। बीच में देखिए ये ग्रीन कलर का ये जो शैडो लाइन बना हुआ है, एक बफर जोन की तरह यहां पर है। यानी तुर्की और साइप्रस के कब्जे में जो जो जमीन है उसके बीच में ये हरा कलर का जो देख रहे हैं ये बॉर्डर जो शेयर हो रहा है, ये बॉर्डर यूएनओ के अधीन है। यानी यूनाइटेड नेशन जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रशासनिक रूप से बैठा हुआ है, यहाँ पर एक बफर जोन बना के रखा हुआ है ताकि दोनों का जो ये विवाद है, दोनों का जो ये कन्फ्लिक्ट है, थोड़ा ठंडा रहे, मामला ठंडा रहे, बिगड़े ना स्थिति। और ये जो येलो कलर का आप देख रहे हैं ये मैप पर, ये येलो, ये जो इलाका है इसे कहते हैं हम यूनाइटेड किंगडम सॉवरेन बेस एरियाज। ये आज भी यूके के अधीन है ये 2 एरिया। इस 2 एरिया में एक का नाम है डकेलिया और दूसरे का नाम है एक्रोत्री। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यूएनओ के अधीन 3% और यूनाइटेड किंगडम के भी पास 3%। यानी समूचे साइप्रस की बात करें तो जो साइप्रस गणतंत्र है वो 59% ही है जिसे यूएनओ ने मान्यता दे रखी है। ठीक, और जो 35% है वो तुर्की द्वारा किया गया कब्जा है। 3% जो है यूएनओ के अधीन है और 3% का जो 2 क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र, वो ब्रिटेन का एक बेस एरिया है। हाल में ये विवाद इसलिए दोस्तों महत्वपूर्ण हो गया, एक तो देखिए तुर्की और साइप्रस के नजरिए से देखिए तो भूमध्य सागर के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, दोनों ही अपना इस पर कब्जा दिखा रहे हैं। साइप्रस जो 59% है वहां पर ग्रीक साइप्रियोट, ग्रीक भाषा बोलने वाले लोग हैं जो कि ग्रीस देश वहां से बिलोंग कर रहे हैं वो सारे। आधुनिक समय में क्या हुआ दोस्तों, तुर्की क्या करता है, बार बार भारत को यानी हमें धारा 370 वाले मुद्दे पर यानी कश्मीर इशू पर घेरने की कोशिश करता है यूएनओ में भी, और पाकिस्तान का सदैव पक्ष उठाता रहता है।
भारत जो है काफ़ी समय से इस बात को नोटिस कर रहा था कि तुर्की बार बार कश्मीर इशू को उठा देता है और वह यह कहता है कि यह कश्मीर का मुद्दा सिर्फ भारत का आंतरिक मामला नहीं बल्कि द्विपक्षीय मामला है, इसमें पाकिस्तान से भी बैठ के बातचीत की जाए। भारत ने इस बार तुर्की के दुखती रथ पे हाथ रखते हुए उसे करारा जवाब दिया है। भारत ने क्या किया, साइप्रस विवाद उठा दिया। का जिस प्रकार हमारा पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, वह जम्मू कश्मीर में इतने बड़े क्षेत्र पर अवैध कब्जा जमाए रखे हुआ है जिसका नाम है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसी प्रकार तुर्की साइप्रस में क्या किया हुआ है, 35% क्षेत्र पर कब्जा जमाए हुए है। और ये इशू जैसे ही उठाया गया भारत द्वारा तो तुर्की को भाई कस के मिर्ची लग चुकी है, क्योंकि वो समझ गया है कि मैं जैसे कश्मीर का मामला उठा रहा हूं, अब भारत क्या कर रहा है, भारत साइप्रस का मामला उठा रहा है। तो भविष्य में भी अगर तुर्की जैसे देश का मुंह शांत करके रखना है तो हमें याद रखना, इस साइप्रस विवाद को समय समय पर ताजा करते रहना होगा। और साथ ही जो हमारा प्यारा भारत देश और देश के जो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, इनको सदैव यह कोशिश करना चाहिए कि वह साइप्रस हो या ग्रीस हो, इसके साथ अपने अच्छे संबंध बनाए रखे ताकि तुर्की को अच्छे से काउंटर किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये साइप्रस विवाद था और ये साइप्रस विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। यूएनओ भी चाहता है, यूएनओ के साथ साथ कई देश भी चाहते हैं कि इस विवाद का निपटारा हो, लेकिन तुर्की वो नहीं चाहता है। तुर्की चाहता है कि जब भी निपटारा हो तो ज्यादा से ज्यादा साइप्रस का क्षेत्र वो TRNC वाले यानी तुर्किश रिपब्लिक नॉर्दर्न जो एरिया था 35% वाला, उनको मिले। ठीक है, वो यह चाहता है। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद।